हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है पीएम वाणी को लेकर। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके नाम को आपको याद रखना है। साथ ही जब आप डिजिटल इंडिया के बारे में आप एसे राइटिंग करते हैं या मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि यूपीएससी में क्या हुआ है या कहीं वर्तमान भारत सरकार ने क्या किया है कि निमोनिक्स का यूज करती है, और उसी निमोनिक्स का यूज करते हुए इन्होंने पीएम वाणी बनाया। पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अब नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये वाईफाई से रिलेटेड होगा, इंटरनेट से रिलेटेड होगा। तो आप इस पिक्चर से ही समझ जाओगे कि पीएम वाणी प्रोग्राम वास्तव में डिजिटल इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने से रिलेटेड है। अब डिजिटल इंडिया को स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा? भारत के हर एक कोने में, सुदूर पूर्व से लेकर सुदूर पश्चिम और दक्षिण, हर जगह पे इंटरनेट की एक्सेस उपलब्ध कराना। अब इंटरनेट की एक्सेस अगर प्राइम मिनिस्टर जी उपलब्ध कराएंगे तो सीधी सी बात है, जियो वाले से, एयरटेल वाले से इनका जो पैक होगा वो सस्ता होगा। तो बस यही इसका उद्देश्य है और यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना, कि दूरसंचार विभाग कर रहा है, डिजिटल इंडिया का ये एक मिशन है ना। लाइसेंस और शुल्क की आवश्यकता के बिना प्रदाता सक्षम बनकर व्यवसाय करने में बढ़ावा देगी, है ना। इंटरनेट की पहुंच बनाएगा, डिजिटल समावेशन करेगा। कॉमन सी बात है। तो मुझे नहीं लगता आपसे क्वेश्चन आएगा। यदि आएगा तो हो सकता है सिंपल से पूछ ले कि पीएम वाणी का क्या अर्थ है, या पीएम वाणी जो योजना चलाई गई उसका उद्देश्य क्या है। तो आप बता देना कि लो कॉस्ट में इंटरनेट प्रोवाइड कराना पैन इंडिया लेवल पे। पैन इंडिया का मतलब होता है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। ये शब्द आप कई जगह पे इंग्लिश में सुनोगे, पैन इंडिया स्कीम है, तो इसका मतलब ये होता है। बाकी आपको ये नहीं याद रखना है कि कौन इसके एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मतलब ये होता है एक तरीके का बिचौलिया जो इन सेवाओं को मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे आपने जब श्री आईएएस एकेडमी के ऐप में कोर्स परचेज किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको बाय नाउ के बाद कई ऑप्शन देता है कि गूगल पे से भी पेमेंट कर लो, कार्ड से भी कर लो, है ना, या आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, क्यूआर कोड से कर लो। तो ये क्यूआर कोड वगैरह इतनी सारी चीज़ें दिखाता है, ये ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने अलग अलग लोगों से संपर्क किया होगा। नहीं, होता क्या है कि कुछ भुगतान पे एग्रीगेटर होते हैं, जिसमें से एक नाम है रेजर पे का, एक नाम है कैश फ्री का। तो आपकी जो श्री आईएएस एकेडमी है ये रेजर पे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। तो रेजर पे वो सारी सुविधाएं देता है आपको, ठीक है, और उसका हमसे वो चार्ज लेता है। 100 रुपये में वो हमसे 10 रुपये लेता है। मान लो आपने 500 रुपये का कोर्स परचेज़ किया तो 50 रुपये उसके हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि हम आपको इतने ऑप्शन देते हैं, समझ गए। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है डार्क टूरिज्म को लेकर। आपसे ये भी प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपसे मेंस में इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क टूरिज्म क्या है, भारत में इसको बढ़ावा देने के क्या फ़ायदे हैं। या जब टूरिज्म पे कोई क्वेश्चन आए या टूरिज्म को लेकर कोई बात आए, ऐसे आए, तो वहाँ पर आप इस एंगल को भी डालकर अपने प्रश्न की व्याख्या को या उत्तर को बेहतर से और बेहतरीन बना सकते हैं। देखो, कभी भी जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, खासतौर पे हिंदी माध्यम का जो बच्चा करता है और बाज़ार में जो संस्थान कराते हैं, वो डाइवर्सिटी नहीं लाने देते हैं। और जब आपके उत्तर में डाइवर्सिटी नहीं होती है तो आपके अंक सीमित हो जाते हैं। लेकिन आपका ये पागल मास्टर जब आपको क्लासेस कराएगा मेंस आंसर राइटिंग की प्री के पास होने के बाद, तो आप देखिएगा कि आपके उत्तर में कितनी डाइवर्सिटी है, और आपको लग जाएगा कि अच्छा इसीलिए हमारे इतने अंक कम आते थे, ठीक है। तो डार्क टूरिज्म का क्या मतलब है? डार्क टूरिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप अंधेरे में जाके पर्यटन करो या टूरिज्म करो। डार्क टूरिज्म का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अतीत के जो खंडहर हैं, ठीक है, अतीत के जो खंडहर हैं या वर्तमान के जो प्लेस हैं, स्थान हैं, वो खंडहर में तब्दील हो गए, वहाँ की विजिटिंग करना।
खंडहर का मतलब, खंडहर का मतलब कि वहाँ पहले कोई एक आबादी रहती थी, वहाँ पहले लोग रहते थे, वहाँ पर कोई, या कह सकते हो कि ऐतिहासिक जेल वगैरह रही होगी, है ना। तो वो अब खंडहर में तब्दील हो गए, अब वहाँ कोई रहता नहीं है, बस वहाँ की दीवारें हैं, सुनसान है ना, रास्ते हैं, बस वो आवाज़ किया करते हैं। जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हुआ, तो यूक्रेन के कई शहर जो थे वो खंडहर में तब्दील हो गए। आपने पिक्चर देखी होंगी, जैसे आपने देखा होगा ये इज़राइल में, फ़िलिस्तीन में, है ना, गाज़ा में किस तरीके का खंडहर बना दिया गया। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को देखने जाते हैं, विजिट करने, कि वहाँ पर मानव का जीवन कैसा है, मनुष्य अब वहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहा है ना। तो इन खंडहरों का भ्रमण करना, इनका पर्यटन करना डार्क टूरिज्म कहलाता है। क्लियर। चर्चा में ये वास्तव में इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन को लेकर, वहाँ की भयावह स्थिति को लेकर कई सारे लोग, यहाँ पे स्थानीय लोग उस जगह को देखने जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को की मौत हुई है, जहाँ पे त्रासदी देखने को मिल रही है। तो इसलिए उसको नाम दिया गया डार्क टूरिज्म। इसको थाना टूरिज्म और ग्रिफ टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रही बात इंडिया में क्या ऐसा कुछ है, तो आप भी जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गलियों में भी, है ना, मोहल्ले में भी आपको बता दिया जाएगा कि उस घर में मत जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है ना, आपको देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे भी है कि कुलधरा गांव है एक जैसलमेर में, वहाँ पे कई सारी कहानियाँ भूतों की दिखाई जाती हैं, ठीक है। हालांकि अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में आप देखे होंगे, वीर सावरकर को लेकर हमारे देश के कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको काला पानी की सजा दी गई। काला पानी का मतलब क्या होता है, पानी काला नहीं होता है। काला पानी का मतलब ये है कि वो जेल ऐसी जगह बनाई गई है कि जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। आइलैंड में बनी है, आसपास समुद्र है, तो आपको उस आइलैंड में छोड़ दिया गया। अब आपके पास नाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप तैर के कैसे पार करोगे, समझ गए। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हालांकि कहा जाता है कि कई सारे ऐसे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, कहानियाँ कहती हैं कि वीर सावरकर जी हों या और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने जेल को पार कर दिया था, समुद्र में कूद गए थे। इवन आप कई फिल्मों में भी देखते होगे, जैसे सिंघम मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पे भी दिखाते हैं, है ना, कि पानी में उसको रखा जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है ना। रूपकुंड झील है उत्तराखंड की, वहाँ पे भी सैकड़ों कंकाल अवशेष वगैरह देखने को मिलते हैं। गुजरात का लोथल है, और अभी आपने देखा होगा एक देवी जी आईआईटीएन है ना, वो रिसर्च कर रही थी आपके पागल मास्टर की तरह, गुजरात में हिस्टोरिक साइट का, इसी लोथल का ही शायद कर रही थी, लोथल या धौलावीरा का। वो देवी किसी तरीके से मान लो संभल नहीं पाई और बेचारी उसी में दलदल में दब गई और दब के मर गई वो, है ना। बड़ा अफसोस हुआ, नई थी, मतलब अभी यंग लड़की पीएचडी कर रही थी, है ना। डुमास बीच सूरत में है ना। तो ये कहानियां हैं, कहने का मतलब इतने भारत में क्षेत्र हैं जहां पर डार्क टूरिज्म ऑलरेडी होता है, ठीक। आपको नहीं याद रखना है। अगला हमारा आर्टिकल है सी पेस को लेकर, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉरपोरेट जो जगत हैं या कहें जो व्यावसायिक कंपनियां हैं, उनको एग्जिट कराने के लिए एक्सेलरेट करना। एग्जिट कराने के लिए एक्सेलरेट करना का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो हमने ये श्री आईएएस एकेडमी ओपन की, किसी कारण ये श्री आईएएस एकेडमी नहीं चल पाई, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता हो कि जब हमने श्री आईएएस एकेडमी ओपन की तो इसका रजिस्ट्रेशन सरकार में कराया होगा, सरकार को इसका जीएसटी पे करते होंगे, है ना, सरकार के जितने नीति नियम हैं उनको फॉलो करते होंगे। बट अब जब हम इसको बंद कर रहे एकेडमी को, तो हमें अपना जीएसटी कैंसिल कराना पड़ेगा, हमें अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा कि भैया अब हम बंद कर दे रहे तो हम जीएसटी या आईटीआर हमसे मत मांगना। तो उसमें क्या होता है कि कई बार टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सरकार ने उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि जल्द से जल्द अगर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी बंद करना चाहता है तो उसका सारा सेटलमेंट कर दिया जाए ताकि उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।
समझ गए, बस यही चीज़ है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ रजिस्ट्रार होता है, कॉरपोरेट मिनिस्ट्री, ये कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भौतिक संपर्क का मतलब डायरेक्ट आप 1 to 1 नहीं मीट करेंगे, आप ऑनलाइन ही मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका बस इतना मतलब है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे याद मत रखना। आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी। जैसे आप देखते हो कि कंपनियां सामान्यतः क्यों बंद होती हैं, कंपनियां तभी बंद होती हैं जब उनका दिवालिया निकल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्री आईएएस एकेडमी तब बंद होगी जब दिवालिया। और मैं एक बात आपको बता दूं, आप में से जिन भी बच्चों को लगता है कि श्री आईएएस एकेडमी बंद हो जाएगी, कभी नहीं बंद होगी। इसका रीज़न जानते हो क्या है? क्योंकि ये श्री आईएएस एकेडमी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ना ही ये यूट्यूब का एक चैनल है। ये इमोशन है, एक फीलिंग है जो आपके साथ और हमारे साथ जुड़ी हुई है ना। और मेरी सबसे ख़राब आदतों में से एक आदत यही है कि मैं अगर अपनी ज़ुबान से कोई चीज़ कह देता हूँ तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं अपनी ज़ुबान कभी वापस नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर आपसे कह रखा है कि एकेडमी कभी नहीं बंद होगी तो नहीं बंद होगी। हाँ, उतार चढ़ाव आएंगे, स्लो हो जाएगी, क्लासेस कम हो जाएंगी, है ना, फिर एकदम से आने लगेंगी, ये हो सकता है। लेकिन एकेडमी को कोई कहते बंद कर दो, नहीं हो सकता, चाहे वो हज़ारों करोड़ों रुपए मुझे क्यों ना देने को तैयार हो। क्योंकि सीधी सी बात है ना, इसने मुझे उस वक्त साथ दिया जब कोई नहीं साथ दे रहा था, तो बुरे वक्त में साथ देने वाले को याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। वैसे पीछे हमने आपको पढ़ा रखा है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नवंबर के करंट अफेयर्स में, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, बेचारा आपको देख रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये नेशनल पार्क है, ठीक है। तो नेशनल पार्क में आपको क्या पता है कि कई जोन बनाए जाते हैं, कोर जोन होता है, बफर जोन होता है और नॉर्मल जोन होता है, ठीक है। तो कोर जोन में क्या होता है, कोई एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती है, बट बफर जोन में थोड़ी बहुत होती है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर बफर जोन और राष्ट्रीय उद्यान का जो कोर जोन है, इसके बीच में उत्तराखंड सरकार बसें चला रही प्राइवेट। तो इससे इनको बेचारों को डिस्टर्ब होगा ना, जानवरों को, क्योंकि उनके पास तो गाड़ियाँ हैं नहीं, ना उनके पास स्कॉर्पियो है, ना उनके पास बाइक है। सोचो अगर बाइक होती और शेर बाइक चला के जाता अपनी शेरनी से मिलने, है ना, शेर अपने बच्चों को आगे बैठा के जाता, कितना अच्छा लगता है ना। तो बेचारे, इसलिए सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये बड़ा दिक्कत वाला है, इससे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है या बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित होगी। तो वही चर्चा में थी। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा चर्चा में क्यों है, आपको बस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, ठीक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है, ठीक है। यानी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक। 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किया गया था भारत का सबसे, तथा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, पीछे भी पढ़ा रखा है और यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है। तो बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला जो हमारा आर्टिकल है फेमीसाइड्स 2023 रिपोर्ट के बारे में। आपसे यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं और जब आप वहाँ पे GS1 का सोशल जस्टिस का पेपर लिखते हैं और वहाँ वुमेन से रिलेटेड जब आपको फैक्ट डालने होते हैं, तो वहाँ पर ये सारे फैक्ट इस रिपोर्ट के काम आएंगे। और इन्हीं सारे फैक्ट का उपयोग करते हुए आपको एसे राइटिंग भी करनी है, भारत में सुशासन की भी बात करनी है, भारत में आज़ादी के हमारे जो नायक थे या युगदृष्टा थे उनका क्या स्वप्न था और उस स्वप्न को हम कहाँ तक पूरा कर पाए हैं, या आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मार्क जो लगा रहा है वो ये रिपोर्ट है। तो इन चीज़ों का हम वहाँ उपयोग करेंगे। अभी के लिए बस पढ़ लो और थोड़ा अपने अंदर एक इमोशंस जगाओ, है ना। इमोशंस देखो, अभी एक मूवी आई है ना, आप उस मूवी को देखना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पुष्पा 2 मूवी, ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि पुष्पा 2 मूवी इतनी अच्छी होगी, क्योंकि साउथ इंडिया में आपको पता होगा कि जो महिलाएं हैं उनको एक प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो पुष्पा 2 मूवी है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं ये सारी चीज़ें आपको हर क्लास में टुकड़े टुकड़े में बताता रहूँगा।
कि उस मूवी से क्या मैसेज समाज को लेना चाहिए। उस मूवी का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि आप कहीं झुकें या ना झुकें, ठीक। लेकिन अगर कोई महिला है, कोई फीमेल आपके सामने आ रही है, तो उसके सामने आप झुक भी जाएं। और आप अगर उसके सामने झुकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इज्जत घट गई। पहली चीज़ वो सिखाता है। दूसरी चीज़ क्या सिखाता है कि जब वो पब्लिक में जाता है और वो जो शेखावत आईपीएस होता है उसको गाली दे रहा होता है, तो महिलाएं भी सुन रही होती हैं। तो वो क्या कहता है कि देवी आप यहाँ से, बहन आप यहाँ से जाओ, क्योंकि हम लोग बड़ी अश्लील बातें करने वाले हैं, इसको गाली देने वाले हैं। मतलब महिलाओं के सामने कभी भी अश्लीलता नहीं परोसनी चाहिए, ये मैसेज देता है। तीसरा मैसेज क्या देता है? तीसरा मैसेज ये देता है कि भले आपकी बेटी हो या ना हो, भले आपके परिवार का कोई सदस्य हो या ना हो, लेकिन समाज की किसी अन्य बेटी के साथ में कोई व्यक्ति दुराचार करता है, कोई गलत करता है, और आप अगर सक्षम हैं तो उस दुराचारी को मौत के घाट उतार देना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बेटी नहीं है, आपका खून नहीं है। ये ज़रूरी है कि वो समाज का एक अंग है, किसी बाप की वो बेटी है। समझ गए? ये मैसेज देती है वो मूवी। मतलब ये सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। आज हम क्या हैं, हम खुद सोचते हैं, हम का मतलब मैं नहीं, हम का मतलब समाज, समाज के आज खुद कई लोग सोचते हैं मौका मिले बस स्त्री को बर्बाद कर दो, उसकी इज्जत लूट लो, और क्या कहते हैं उसके साथ रेप करो, बलात्कार करो, और इसमें अपने आप को पितृसत्तावाद का पोषक बताओ। ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए, और यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे शॉकिंग वाली चीज़, शॉकिंग क्या है ये तो सबको पता है ना, कि महिलाओं के साथ जो सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं वो उनके जान परिचित के पार्टनर ही करते हैं। पार्टनर का मतलब परिवार का कोई सदस्य, कोई रिश्तेदार, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि एवरी डे, मतलब 2022 में 133 वुमेन का मर्डर हुआ है, जो कि उनके पार्टनर या किसी फैमिली मेंबर ने किया, जिसको ऑनर किलिंग आप बोलते हो, ठीक है। अभी मैं कल एक घटना देख रहा था, उत्तर प्रदेश की घटना है, ठीक है। एक महिला अपने देवर के साथ में सहवास करती है, फिजिकल इंटीमेट होती है, ठीक है। उसका छोटा सा बच्चा 5 साल का ये चीज़ देख लेता है, और जब ये चीज़ देख लेता है तो देवर से वो महिला क्या कहती है कि अब इस बच्चे ने देख लिया है और ये पति को जाके मेरे बता देगा। तो वो आदमी बोलता है तो क्या करना है? तो वो औरत बोलती है इसको मार दो। और मारे जानते हो किससे? वो जो कपड़े धोने वाली मुगरी नहीं होती, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, छोटा सा बैट होता है, उससे कपड़े धोए जाते हैं, पटक पटक के मार मार के, उससे उसके सर को फोड़ दिया। सोच सकते हो कितना हमारा समाज गंदा हो गया है। एक महिला कह रही है एक बच्चे को मार दो। इवन आजकल के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, अगर प्रेमिका उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है तो क्या करते हैं? तेजाब फेंक देंगे, या उनसे मान लो प्रेम कर लिए, शादी कर लिए, है ना, लिव इन में रहने लगे, और उनके टुकड़े काट काट के फ्रिज में रख दिए। ये भैया कैसा प्रेम है? प्रेम का मतलब तो ये होता ही नहीं है कि आप नफरत करो। हाँ, आपको किसी से प्रेम है, आपने उससे कहा कि हमें आपसे प्रेम है, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आपको बदला थोड़ा ना लेना है। प्रेम में बदला हो ही नहीं सकता है। तो आपको प्रेम है, उसने मना कर दिया, आप उससे जीवन भर प्रेम करते रहो। भाई रेखा जी को आप तो देखते ही होगे, कृष्ण को देखे ही होगे, राधा जी को देखे ही होगे। भाई राधा को प्रेम था कृष्ण से, कृष्ण को भी था, लेकिन कृष्ण को जिम्मेदारियां निभानी थी, है ना, उसको तैयारी करनी थी, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना था, द्वारकाधीश बनना था। लेकिन क्या कभी राधा ने रुक्मणी के पास जाके ये चुगली की? या कभी कृष्ण ने राधा का मजाक बनाया? कहीं आपने देखा है? प्रेम का मतलब क्या था कि कृष्ण ने शादी भले ही रुक्मणी से की हो, भले ही 16,000 पटरानियों को उनका जीवन उद्धार किया हो, लेकिन ये वादा किया था राधा से कि मंदिरों में अगर कोई मेरी पूजा करेगा तो उसमें तुम्हारा और मेरा नाम होगा। यही बाजीराव मस्तानी ने किया कि बाजीराव का जब भी नाम लिया जाएगा तो मस्तानी का नाम आएगा। तो प्रेम का मतलब समर्पण होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ किसी से आपने प्यार किया और उसने आपको धोखा दे दिया। धोखा दिया ये तो अच्छी चीज़ है ना। भाई कोई ज़बरदस्ती आप किसी से प्रेम नहीं करा सकते हो, कुछ भी करा लो, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब यहाँ पर यही सारी चीज़ें कि 60% हत्या अतरंग साथी, अतरंग का मतलब जो
हम साथी मतलब जैसे पार्टनर हो गया, लिव इन पार्टनर हो गया, पति हो गया, है ना, या परिवार का कोई बहुत ही क्लोज व्यक्ति हो गया वो, और साथ ही परिवार के सदस्य, मान लो देवर, चाचा, भतीजा, ये लोग मारते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। अब ये हमने यहाँ पे आपको पिक्चर दे दी है। अब यहाँ पे महिलाओं को बचने के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, अभी जैसे आपने देखा होगा ना, भारतीय दंड संहिता बनी है, ठीक है, तो उसके तहत 498A वगैरह, दहेज निषेध अधिनियम। हालांकि एक ये बड़ा गलत उपयोग किया जाता है दहेज। आजकल ऐसा नहीं कि केवल गलती परिवार की होती है या पुरुष की होती है। आजकल तो एक नया सिस्टम बन गया है कि महिलाएं जानबूझकर या तो हरासमेंट का केस लगाएंगी, ठीक है, आदमी के ऊपर, और या दहेज का लगा देंगी। अभी जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ, एक देवी ने एक आदमी से शादी की, ठीक है, शादी में शादी होने के बाद उसने उससे 10 दिन बाद तलाक मांगा, और तलाक में 40 लाख रुपए रिवर्स मांगे, दहेज, मतलब कि हमारा 40 लाख खर्चा हुआ, हमें 40 लाख दो। उस परिवार ने कहा भाई हम 40 लाख कैसे दे सकते हैं, मुआवजा मतलब। तो बात जानते हो कितने में तय हुई, 30 लाख में। और ये एक लड़के के साथ उसने किया, फिर 6 महीने बाद दूसरे लड़के से शादी की, उससे फिर 30 लाख ले लिए, साल भर में 60 लाख कमा लिए। ये भी एक नया सिस्टम चला है आजकल। तो हर बार गलती पुरुष की ही नहीं होती है, कई बार महिलाएं जानबूझ के अपने इस वेपन्स का उपयोग करती हैं कि हमारे साथ फिजिकल हुआ, हमारे साथ शोषण किया गया। आपने देखा होगा कि जब कोई महिला, आजकल जैसे छोटी छोटी कुछ महिलाएं हैं, है ना, छोटी सोच की, कि पति ने बेचारे ने पढ़ाया मेहनत करके कि देवी हमारी कुछ बन जाएगी, बाद में पत्नियों ने छोड़ दिया, और क्या आरोप लगाया कि ये हमको मारता था, शोषण करता। अच्छा, पुरुष का कोई नहीं देखता है। पुरुष अगर ये कहे कि उसके साथ मानसिक प्रताड़ना हुई है, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन बात क्या है, हमारे समाज में महिलाओं के साथ संख्या में ज़्यादा होता है, इसलिए लोग महिलाओं की ज़्यादा सुनते हैं। आप सड़क पे जाओ, कोई महिला आपको थप्पड़ मार दे, ठीक है, आपको टक्कर मार दे, कोई आपको नहीं उठाएगा। लेकिन आप अगर किसी महिला को थप्पड़ मार दें और टक्कर मार दें, तो आप कूट दिए जाओगे। ठीक, तो मेरा बस आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली, आप किसी महिला के साथ में गलत ना करें, उसके साथ कभी गलत ना सोचें, और ना ही कभी गलत विचार अपने मन में लाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई महिला यदि आपके साथ गलत करती है, ठीक है, तो आप उस महिला के साथ कुछ ना करें, वो चीज़ समय पर छोड़ दें। आप ये मत सोचें कि आप, मास्टर ये कहने वाला था कि आप भी कुछ करें, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको झुकने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, यहाँ आपके झुकने का मतलब ये है कि आप महिलाओं की इज्जत करते हैं। और मैं ये अपने से बता रहा हूँ, जीवन में मुझे कई महिलाएं मिली, है ना, और उन महिलाओं की जो प्रवृत्ति है ना, वही वाली जो मैंने बताई, 30 लाख 40 लाख रुपए वसूलने वाली, गलत विचारों वाली, लोगों को ठगने वाली, लोगों के मानसिक मतलब दिमाग के साथ खेलने वाली, मुझे कई मिली। और मैं चाहता तो उनको तबाह कर सकता था, उनको बर्बाद कर सकता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि जीवन में सनी कुछ भी तुम करना, लेकिन कभी किसी महिला के साथ कुछ गलत मत करना, क्योंकि वो किसी की बाप की बेटी, किसी माँ की बेटी, किसी परिवार का एक आंगन होती है, ठीक है। और यही हुआ, जब भी कोई महिला मुझसे कहती तुम मेरा क्या कर लोगे, तो मैं इतना ही कहता था, कर तो देवी मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि भीष्म पितामह की तरह मैं भी निशस्त्र हो जाता हूँ जब कोई महिला सामने खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप भी करना, मतलब ये नहीं कि आप बदला लेने लगना, है ना, ये नहीं करना। समय सिखा देता है। और मैंने देखा है जिन महिलाओं ने मेरे साथ गलत किया है, समय ने उनको वो तमाचा मारा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज वो ऐसी कंडीशन में पड़ी हुई हैं कि ना वो जी सकती हैं ना मर सकती हैं। तो आप समय पे छोड़ दिया करो कि आपके साथ किसी ने अगर गलत किया है तो, ठीक है। बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान की एक पिक्चर आई थी, है ना, जब नवाज शरीफ कह रहा हूँ, वो जो दूसरे एक और हैं प्राइम मिनिस्टर, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो जब छोड़ के जाते हैं तो लोग वहाँ पे संसद में हमला करते हैं, महिलाओं की ब्रा, साड़ी, कपड़ा ये सब उठा के घूम रहे हैं, है ना। इवन बांग्लादेश में आप देख लो, महिलाओं को नंगा करके कहते हैं सड़क पे घुमा रहे, है ना। इवन अभी भारत में भी कई वीडियो वायरल हुए, कई साधु संत साधु के वेश में महिलाओं के साथ गलत कर रहे, कई मुस्लिम मौलाना, है ना, बच्चियों को शिक्षा देने के नाम पे उनके साथ गलत कर रहे।
हर धर्म में है, हर जाति में है, हर समुदाय में है। ये मत सोचना कि किसी एक में नहीं है, सब में है, कोई दूध का धुला नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो जब भी आप लिखना ना महिलाओं पे, ये मत करना कि केवल इंडिया की महिलाओं पे लिख दो, अमेरिका भी लिखना, ओशनिया भी लिखना, अफ्रीका भी लिखना, यूरोप की भी लिखना। ठीक है, ताकि ये लगे एग्जामिनर को कि यार हाँ इसने, इसका विजन दुनिया को देख कर है। ठीक, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला आर्टिकल है डिज़ाइन कानून संधि को लेकर। डिज़ाइन कानून संधि का क्या मतलब है, इसको सिंपल से समझाता हूँ। जैसे आप ये श्री आईएएस का लोगो देख रहे हो, ठीक है। अब इस श्री आईएएस के लोगो को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डिज़ाइन बनी है ना। मैं चाहता तो ऐसे श्री लिख देता, ठीक है, चाहता, लेकिन मैंने क्या किया, इसको डिज़ाइन दिया। डिज़ाइन का मतलब एक ऐसे हमने डिज़ाइन बना दिया, फिर हमने ऐसे किया, यहाँ डिज़ाइन दे दिया, ऐसे हमने यहाँ पे भी दे दिया, तो ये डिज़ाइन बन गया। और डिज़ाइन बनने से क्या हुआ, यूनिक हो गया। और श्री ही नहीं लिखा, यहाँ पे हमने आईएएस लिख दिया। तो ये जो यूनिक डिज़ाइन है, इसका राइट आपको मिल जाता है कि अब इस लोगो को कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। और आप इस श्री आईएएस एकेडमी के लोगों को भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो आईपीआर है उस पे जाकर सर्च करना, आपको श्री आईएएस एकेडमी का यही लोगो रजिस्टर्ड हुआ मिलेगा, क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी का ये लोगो वीपो के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, मतलब ट्रेडमार्क है इसका। ठीक, तो ये इसी से रिलेटेड है। आपसे यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिज़ाइन कानून संधि क्या है, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो डिज़ाइन कानून संधि है ये वीपो के अंतर्गत आती है। वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं उनके राइट को ये प्रिजर्व करता है। ठीक है, संरक्षण देता है कि कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब भारत की इसमें क्या रैंकिंग है, क्योंकि इसके इंडेक्स आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कौन जारी करता है। तो आपको पता हो कि भारत की जो रैंक है वो 39 है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे जो बात आती है वो ये कि इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, औद्योगिक डिज़ाइन आता है। अभी इनका एक एक अर्थ बताऊंगा। ये आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, कितने भारत ने किए कितने ने किए कुछ नहीं याद रखना है। आपको ये याद रखना है जो वीपो है ये यूएन की बॉडी है। क्वेश्चन आएगा कि वीपो क्या यूएन की बॉडी है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से यूएन की कौन कौन सी बॉडी हैं। तो अभी जैसे आपने वीपो लिख लिया, ठीक है, आगे मैं आपको यूएनईपी बताऊंगा, आगे मैं आपको यूएनडीपी बताऊंगा, है ना, ऐसे संगठन बताऊंगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन है कौन कौन नहीं। तो ये याद रखना कि यूएन की एजेंसी है। खास बात 193 कंट्रीज़ के मेंबर हैं और भारत भी इसका मेंबर है। बस इतना याद रखना, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है क्योंकि 1967 में आया था और भारत ने सदस्यता हासिल की थी 1975 में। क्लियर हो गई बातें? अब ये आप पिक्चर देखो, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला जो आपसे क्वेश्चन बनेगा और पूछा भी जा चुका है 2018 में कि ट्रिप्स समझौते का संबंध किससे। तो ट्रिप्स ये जो समझौता है WTO से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसको मैं जूम कर दूं, हाँ आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या है, बूडापेस्ट अभिसमय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध किससे। तो आप बता देना पेटेंट से, सूक्ष्म जीवों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से। ठीक है, या कह सकते हो इसी बौद्धिक संपदा अधिकार से। फिर आता है मराकस वीआईपी समझौता। ये मराकस वीआईपी समझौता है, इसका भी संबंध इसी से है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। ये आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रीय आईपीआर नीति क्या है। क्लियर? अब बात आती है इनमें डिफरेंस की। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, कॉपीराइट का क्या मतलब? कॉपीराइट का मतलब ये होता है, ये देखो कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है बुक्स वगैरह में। जैसे कोई किताब है या कोई कंटेंट है, जैसे सपोज करो मान लो मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने ये पिक्चर बनाई, ठीक है, ये डेकोरेट किया, ये मैगज़ीन मैंने बनाई। अब कोई इस मैगज़ीन को डुप्लीकेट करके अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं पब्लिश कर सकता है, या मेरे इस वीडियो क्लिप को काट के अपने में नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको साइड में लिखना पड़ेगा कि क्रेडिट बाय श्री आईएएस एकेडमी, और अगर नहीं लिखता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट का केस हो जाएगा, कॉपीराइट के तहत उसका वीडियो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉपीराइट। हालांकि कॉपीराइट में छूट होती हैं, जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से निकाली हैं, न्यूज आर्टिकल से। अब कल को हो सकता है कि द हिंदू न्यूज़ वाला मेरे ऊपर केस कर दे,
कि तुम हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप देखना कभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है और एजुकेशनल पर्पस के लिए कॉपीराइट में छूट मिलती है, वरना अभी तक केस ठोक चुके होते हैं हम पे। ठीक है। पेटेंट का क्या मतलब होता है? पेटेंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बनाना का मतलब जैसे कोई औषधि, कोई दवा हमने बनाई, या हमने कोई कार बनाई, है ना, मतलब कोई फिजिकल चीज़ हमने बनाई, या हमने कोई साबुन बनाया, तो उसमें जो हमने केमिकल मिलाया है या जो नई चीज़ खोजी है उसके तहत पेटेंट राइट मिलता है। जैसे कोविड की वैक्सीन, उसको बोलते हैं पेटेंट का राइट, समझ गए। किताबों के लिए, फिल्मों के लिए उसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। जो औषधि वगैरह होती है, केमिकल होता है, मोटर कोई बनाई, कोई मशीन बनाई, उसके लिए क्या होता है? पेटेंट। ठीक। अब हम जब ये मोटर बना रहे हैं, कोई किताब बना रहे हैं, तो इसका एक ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क का मतलब जैसे हमारा ये नाम है श्री आईएएस एकेडमी, तो श्री आईएएस एकेडमी के नाम से आपको यूट्यूब पर और गूगल पर केवल यही चैनल मिलेगा। बाकी आपको जो श्री मिलेंगे SHREE मिलेंगे, है ना, या श्री राम मिलेगा, लेकिन श्री आईएएस एकेडमी नहीं मिलेगा। और जो मिले हैं वो फर्जी बनाए हैं, हम जब चाहें तब उनका चैनल बंद करवा सकते हैं। इवन मिलेगा भी तो इस लोगो का उपयोग करते हुए नहीं मिलेगा, नहीं तो हर कोई कर लेना लोगो का उपयोग। क्यों? क्योंकि भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गई बातें? तो ट्रेडमार्क इसको बोलते हैं। ट्रेड सीक्रेट का क्या मतलब होता है? ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी ट्रेड की चीज़, जैसे श्री आईएएस हमने बना रखा है, लेकिन इसके बैकएंड में श्री फाउंडेशन भी है, वो नहीं पता है किसी को। ठीक है। वो हेल्प करता है लोगों की, आगे चल के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब आपको प्राउड होगा कि आपने श्री आईएएस एकेडमी में कोर्स लेकर न केवल एकेडमी का भला किया, बल्कि उन लाखों बच्चों का भी भला किया है जिनका जीवन आप संवार रहे हैं। ठीक है। तो ये समझ गए। भौगोलिक संकेतक का मतलब समझते हो? किसी स्पेसिफिक चीज़, किसी स्पेसिफिक स्थान की कोई चीज़ फेमस हो, जैसे पश्मीना शाल हो गई, है ना, अलीगढ़ के ताले हो गए, ठीक है, रसगुल्ला हो गया, है ना, साड़ियाँ हो गई, उसको बोलते हैं जीआई टैग। औद्योगिक डिज़ाइन का मतलब कि कोई डिज़ाइन हमने बनाई। डिज़ाइन का मतलब जैसे आप ये देखो, ये श्री आईएएस देख रहे हो, अब ये जो आईएएस हमने लिखा है, आईएएस तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये डिज़ाइनदार है आईएएस, तो इस फॉन्ट का जो हमने उपयोग किया ये है डिज़ाइन। ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे इतनी याद रखनी थी, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको नहीं याद रखना। ठीक। अगला आर्टिकल है भारत में ईवीएम का विकास। इसके बारे में बस आपको बेसिक पता हो कि भारत में ईवीएम पहली बार कब आई, किस लोकसभा में आई, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो पहली बार संकल्पना मतलब विचार आया 1977 में। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर। दूसरी बात कि केरल के परूर के जो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया पहली बार 1982 में। ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात क्या है कि दिनेश गोस्वामी समिति ईवीएम से संबंधित है। ठीक। चौथी बड़ी बात क्या है कि 1999 में और 2000 में 46 संसदीय सीटों और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इसका उपयोग किया गया, और फिर सन 2001 में बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की विधानसभा में उपयोग हुआ, और सबसे बड़ी बात कि 2004 में पहली बार लोकसभा के चुनावों में इसका उपयोग हुआ। ये ध्यान रखना कि लोकसभा के चुनावों में पहली बार इसका उपयोग 2000 में हुआ, 1999 में हुआ, तो आपका नन्ना बाबू 2004 में। ठीक है। वीवीपैट के साथ में कब हुआ था पहला चुनाव? जो पूर्णतः वीवीपैट के साथ में था वो था 2019 का। ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला हमारा आर्टिकल है हाई सी ट्रीटी को लेकर। आपसे यहाँ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ शब्दावलियों को आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता हो कि ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, ठीक, अरे गलत मैप बन गया भैया, है ना। जैसे मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो ये आपका प्यारा भारत है, ठीक है, ये आपका प्यारा भारत, ये हमारी कोस्ट लाइन है। तो इस कोस्ट लाइन के पास में क्या, यहाँ समुद्र है। ठीक। तो हर देश को एक सुविधा मिलती है। क्या सुविधा मिलती है? कि अपने समुद्र लाइन से, ठीक है, अपनी समुद्र लाइन से 24 नॉटिकल मील, शब्दों को ध्यान से सुनना, 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब वो यहाँ पर खनन, रिसर्च, ये सारी चीज़ें कर सकता है, अपनी सेना को यहाँ पे तैनात कर सकता है, जो उसकी नौसेना होती है। ठीक। लेकिन इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद
ठीक है, वहाँ सॉरी इसके बाद 24 के बाद 200 नॉटिकल मील तक हाई सीज आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। जैसे आप कई फिल्मों में देखोगे, इवन आप ये जो पुष्पा 2 मूवी है ना, इसमें भी देखोगे कि जब वो श्रीलंका की ओर जाता है तो वहाँ पर यही नियम लागू हो जाता है, तो वो बेचारा नहीं पकड़ पाता है उसको। ठीक है, तो इसी चीज़ से रिलेटेड है हाई सी ट्रीटी। ठीक है, ताकि बाकी के जो विश्व के देश हैं वो प्रभावित ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समुद्र में, है ना, जो किसी की मोनोपोली ना इस्टेब्लिश हो। जैसे आप ये देख रहे हो भारत का मैप, अब यहाँ पे जो है ना इतना, इसका मतलब ही यही है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये देख रहे हो तटीय क्षेत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये सिस्टम आएगा ये हाई सी हो जाएगा, ये यहाँ पे हाई सी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हाई सी हो जाएगा, कोई भी आगे आता जाता रहेगा। ठीक, अब एक बात और बतानी थी जो आपको कभी नहीं पता होगी। ठीक है, कि आप हमेशा भारत का जब भी मैप देखेंगे तो भारत के साथ आपको हमेशा श्रीलंका दिखाया ही जाएगा। इसका मतलब ये मत सोचना कि भारत श्रीलंका की संप्रभुता का हनन कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि भारत श्रीलंका को मैप में इसलिए दिखाता है क्योंकि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आधा वो श्रीलंका से लगता है। समझ गए? जैसे ये आप श्रीलंका देख रहे हो तो यहाँ एक्सक्लूसिव जोन लगता है ना, तो यहाँ से कट थोड़ा ना कर पाएगा, तो इसलिए भारत इसको दिखाता है। जैसे आप ये देखो यहाँ से कट हुआ ऐसे घूम के, और इसी चीज़ को लेकर कई बार विवाद रहता है क्योंकि तमिलनाडु के मछुआरों को पता नहीं रहता कि भैया कहाँ से सीमा खत्म है, कहाँ से सीमा शुरू है। हालांकि अब फेंसिंग लगाई जा रही है पानी में धीरे धीरे, और ये पुष्पा मूवी में आपको दिखेगा। ठीक, देखो मूवी देखो लेकिन उसको अपने यूज के हिसाब से देखो। ठीक, तो ये चर्चा में क्यों? चर्चा में इसलिए क्योंकि भारत ने सितंबर 2024 में हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, हस्ताक्षर करने का क्या मतलब था? हस्ताक्षर करने का मतलब ये था कि भारत अब यहाँ पर बनाए गए जितने भी नियम हैं उनको फॉलो करेगा, उन रेगुलेशन को लागू करेगा। और ये किससे रिलेटेड है? BBNJ से। BBNJ का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब वो जैव विविधता जो कि लोकल कानूनों से बियॉन्ड होती है, जो राष्ट्रीय सरकार के ज्यूरिडिक्शन से बाहर होती है, उनका समर्थन करना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन कर सकें। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको बताई तो नहीं अभी, हालांकि आपको पढ़ा दूंगा कि अनक्लॉज क्या होता है। अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, ध्यान से सुनना। अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड, मतलब जैसे आप पढ़ते हो ना भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, वैसे एक समुद्र का संविधान है। ठीक है, तो वही है इसका पूरा अर्थ कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इसका ये मतलब है, आगे आर्टिकल मिलेगा आपको। ठीक, BBNJ समझौता राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे, परे का मतलब दूर, ठीक है, नेशनल ज्यूरिडिक्शन से बाहर के समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग पर केंद्रित है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों EEZ के 200 समुद्री मील से परे है। समुद्री मील का मतलब क्या होता है? 1.8 इज इक्वल टू 1 नॉटिकल मील, मतलब समुद्री मील। ठीक है, यानी कि एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो अब 200 का है तो 18 दूनी 36, मतलब 37, लगभग 370 किलोमीटर। लेकिन एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, मील की जब भी बात होती है तो 1.6 होता है, मतलब 1600 मीटर होता है, और नॉटिकल मील की बात होती है तो 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा। बाकी ये BBNJ समझौता अनक्लॉज के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता बन गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करेगा। समुद्री जीवन की बात होती है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में, आपको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आवश्यकता क्यों है ये आपसे क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, संधि के उद्देश्य क्या हैं आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो मुझे पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का क्या मतलब होता है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मतलब ये होता है कि जो हमने नियम बनाया उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सपोज करो हमने नियम बना दिया कि जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर मछलियों का, या कह सकते हो मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, और कोई व्यक्ति पकड़ रहा है,
इलीगलिंग कर रहा है तो हम उसको कानूनी सजा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक, अब यहाँ पे वही लिखा है कि हस्ताक्षर और अनुसमर्थन में क्या डिफरेंस होता है। अनुसमर्थन का मतलब होता है ठीक है देख लेंगे, और हस्ताक्षर का क्या मतलब होता है, नहीं भैया सीरियस लेंगे। समझ गए? बस ये डिफरेंस समझो, बाकी यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब बात आती यूएन हाई सी ट्रीटी क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि बीबीएनजे संधि, जिसे ट्रीटी ऑफ द हाई सी के रूप में जाना जाता है। बीबीएनजे संधि का मतलब वही बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे पढ़ लो, हाई सी संपूर्ण पृथ्वी के सभी खारे जल के वे निकाय जो किसी राष्ट्रीय क्षेत्र के सामुद्रिक या आंतरिक जो क्षेत्र है उसका हिस्सा नहीं, मतलब उससे बियॉन्ड है, इसकी बात यहाँ पे की जाती है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी वर्तमान में क्यों सुरक्षा की आवश्यकता है, ये संधि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हाँ, ये याद रख लेना कि तीसरा ये कार्यान्वयन समझौता है। ठीक है, इससे पहले 2 हो चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ये आपको देखो दिखाए थे, या कह सकते हो ये मैंने आपको यहाँ पे स्किप कर दिए थे, ये कि एक 1994 का है और एक 1995 का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये याद कर लेना कि कौन कौन से इसमें देश हैं, तो यूरोपीय संघ, यूएसए, यूके और चाइना। ठीक है, यूएनसीबीडी का मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 30/30 गोल्स की बात करता है। 30/30 का क्या मतलब होता है कि उन 30 नियमों का पालन करना 2030 के पहले तक, इसका मतलब होता है 30/30। ठीक है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना होता है, लैंड को प्रिजर्व करना होता है। ये आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा आगे कहीं जब मिलेगा। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल, वही अनक्लॉज के बारे में। तो अनक्लॉज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, मतलब ये समुद्र के कानून की बात करता है कि जो हर व्यक्ति के ज्यूरिडिक्शन के बाहर होता है, या कहें उनकी नेशनल टेरिटरी के बाहर होता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे फिल्मों में आपने देखा होगा, है ना, कि वो व्यक्ति यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो इंटरनेशनल नियम वहाँ लागू हो जाते हैं, है ना। या कोई जैसे चाइना का आप जहाज़ देखना, भारत में जब आता है तो बंगाल की खाड़ी में आएगा तो दूर तक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल नियम का फॉलो करता है। अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ गया तो हमला कर दिया जाएगा उस पर। ठीक, तो ये होता है, बचने के कई नियम होते हैं। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे वही बात तो लिखी है। ठीक, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो 5 मुख्य क्षेत्रों की बात की जाती है। आंतरिक जल, प्रादेशिक, समुद्र सन्निहित, अन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना। कई बच्चे ये भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि 24 नॉटिकल मील कितना है ना, 6 नॉटिकल मील कितना है, किसको सन्निहित क्षेत्र कहते हैं या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। आपको नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। आपको बस इतना ही पढ़ना था जितना मैंने आपको बताया। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। काफ़ी बड़ी क्लास हो गई, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी था। ठीक, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।